बहू हो तो ऐसी। चलिए कहानी के माध्यम से समझते हैं बहू हो तो ऐसी। अम्मा, मैंने शहर में एक नौकरी पक्का कर ली है। कंपनी वाले रहने को वहीं एक फ्लैट भी दे रहे हैं। 21 वर्षीय अशोक ने अपनी मां पार्वती को थोड़ा ऊंचे लहजे में कहा तो पास खड़े बाबूजी बीड़ी सुलगाते हुए बोले, गांव में जो इतनी बड़ी खेती बाड़ी है, घर में 4-4 ट्रैक्टर है, इसे कौन संभालेगा? घर का तू एक ही इकलौता वारिस है। हमसे दूर शहर चला जाएगा तो हमारे बुढ़ापे में हमारा ख्याल कौन रखेगा? देखो बाबूजी, तुमने तो गांव में ज़िंदगी बिता ली, कम से कम मुझे तो शहर में ज़िंदगी बिता लेने दो। अशोक ने किसी एक न सुनी और एक अटैची में अपने कुछ ज़रूरत के कपड़े रखे और दिल्ली शहर के लिए निकल गए। कंपनी में खूबसूरत 20 वर्ष की लड़की मधु के साथ अशोक बैठा कॉफ़ी पीते हुए बातें करने लगा। कंपनी की तरफ से मुझे रहने की फ्लैट मिला है। मैं चाहता हूँ मुझे शहर में ही कोई लड़की मिल जाए जो मेरी जीवन साथी बन जाए। वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? मधु ने कॉफ़ी पीते हुए एक गहरी सांस ली, फिर अशोक को बताया, मुझे कंपनी में काम करते हुए अभी 6 महीने हो चुके हैं। घर में हम 3 बहनें हैं, मैं सबसे छोटी हूँ। बड़ी बहनों की शादी हो चुकी है। अब मम्मी पापा मेरे लिए लड़का तलाश रहे हैं। तब अशोक ने खुशी जताते हुए कहा, मैं भी अभी कुंवारा हूँ, अगर तू चाहो तो मुझसे विवाह कर सकती हो। फिर कुछ सोच करके अशोक कहने लगा, मैं अनाथ हूँ, आश्रम में पढ़ लिख करके बड़ा हुआ और फिर यहाँ नौकरी के लिए आवेदन दे दिया। फिर अशोक ने गांव के बारे में अपनी अम्मा और बाबूजी का कोई जिक्र नहीं किया। वह शहर की ज़िंदगी जीना चाहता था, रोज़ गांव जाने आने के झंझट से छुटकारा पाना चाहता था। अशोक और मधु का मिलना जुलना बढ़ता चला गया। अशोक महीने की सैलरी दिन प्रतिदिन मधु पर खर्च करता, कभी उसे गिफ्ट देता तो कभी उसे परिवार के लिए गिफ्ट ले जाता। मधु के परिवार वाले ने अशोक को पसंद कर लिया और उन दोनों की कोर्ट मैरिज शादी हो गई। अशोक व मधु को अपने कंपनी के फ्लैट में ले आया। दिन हंसी खुशी बीतने लगे। अशोक का नया मोबाइल और नई सिम के कारण गांव में बैठी अम्मा जब भी कॉल करती तो अशोक का कॉल न लगता। एक दिन अम्मा ने रोते हुए अशोक के बाबूजी से कहा, सुनो जी, मेरा जी घबरा रहा है। अशोक को घर से गए हुए पूरे 3 साल बीत चुके हैं। उसका एक फ़ोन भी नहीं आ रहा है, न लग रहा है। कहीं वह कोई मुसीबत में न पड़ा हो। चलो दिल्ली चलते हैं, कहीं ना कहीं तो वह हमें मिल ही जाएगा। मैं उसे बचपन से ही जानती हूँ, एक नंबर का नालायक है। अरे पगली, इतने बड़े दिल्ली शहर में हम उसे कहाँ ढूंढेंगे? लेकिन अपनी बुढ़िया की आंखें का बहता पानी देख करके कलेजा फटा जा रहा था उसका और अपनी बुढ़िया की बातें सुन करके कहने लगा, कल ही हम दिल्ली चलते हैं, खोज ही लेंगे अशोक को। मधु कहाँ हो? अशोक ने गली के बाहर से मधु को आवाज़ लगाई तो कंधे पर 2 वर्ष के बेटे सौरभ को उठा करके बालकनी से नीचे मधु झांकने लगी। फ्लैट का ताला लगा करके तुरंत नीचे आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। मधु फ्लैट का ताला लगा करके सौरभ को साथ लिए नीचे गली में आ पहुंची। अशोक पास के ही एक फ्लैट पर मधु को ले गया और बताने लगा, हम दोनों ने नौकरी करके 3 साल में खा पी करके जो 10 लाख रुपया बचत किए थे, मैंने आज ही उन रुपयों से एक नया फ्लैट किस्तों में ले लिया है। कंपनी की तरफ से जो फ्लैट मिला है हम उसी में रहेंगे और इस फ्लैट में किराएदार रखेंगे। इस फ्लैट का जो किराया आएगा उसी से फ्लैट की किस्त भी देते रहेंगे। कुछ साल में यह फ्लैट फिर अपना हो जाएगा। तुम कल से ही यहाँ किराएदार रख लो, मैं तो कल कंपनी चला जाऊँगा, मुझे समय ना होगा। अगले दिन अशोक के कंपनी जाने के बाद मधु नए किराएदार की खोज में गली के बाहर खड़ी चौराहे पर नज़रें बिछाए आते जाते लोगों को देख रही थी। मधु की सहेली काजल अचानक मिली और गले मिलते ही बोली, मधु तू कैसी है और तेरा पति अच्छा है? तब मधु बोली, मैं तो ठीक हूँ, अब हमने नया फ्लैट ले लिया है, उसमें किराएदार रखना चाहती हूँ ताकि 2 पैसे कमा सकूँ। तब काजल बताने लगी, मैं अपने पति के साथ मुंबई से दिल्ली लौट रही थी। आज सुबह नई दिल्ली रेलवे स्टेशन उतरी तो वहाँ 2 बुजुर्ग ऑटो वाले से पूछ रहे थे, हमें यहाँ कोई कमरा रहने को किराए पर मिल सकता है? अगर ऑटो वाला उनकी बातें पर हंसने लगा और कहने लगा, हमें सुबह से सवारी नहीं मिलती, तुम्हारे लिए कमरे की व्यवस्था कैसे करूँ? न जाना न पहचाना,
कहीं तुम पाकिस्तान से तो नहीं आए, तो मुझे तो आतंकवादी लग रहे हो। तब मैं दौड़ करके ऑटो वालों के पास पहुंची और उसे झगड़ते हुए बोली, कम से कम उम्र का तो लिहाजा किया करो। किसी ने सच्ची कहा है, ऑटो वाले बड़े बदतमीज होते हैं। और उन बुजुर्ग बूढ़े बुढ़िया को मैं अपने साथ घर लेकर के आई। सुबह से उनके लिए मैं किराए का कमरा ही ढूंढ रही हूँ। चलो अच्छा हुआ मधु, तुम्हारा फ्लैट खाली है। मधु ने अपने पर्स से नए फ्लैट की चाबी अपनी सहेली काजल को दे दी और कहा, तुम अभी उन किराएदारों को हमारे नए फ्लैट में शिफ्ट करा दो। मधु घर जाकर के आराम से बिस्तर पर लेट गई। फिर सोचने लगी, अशोक को वीडियो कॉल करके सूचना देती हूँ कि किराएदार मिल गए। और फिर सोचने लगी, अभी कंपनी में काम कर रहे होंगे। जब मैं जॉब करती थी तो वहाँ का बॉस कॉल करने और सुनने में आंखें फाड़ फाड़ करके देखता था। ठीक किया अशोक ने, जब मेरी कोख में सौरभ था तभी नौकरी से मेरा इस्तीफा मांग लिया। तब से घर ही संभाल रही हूँ। 2 घंटे बाद फ्लैट जाकर के उनसे किराया मांग लूँगी। मधु ने कॉल करके अपनी बहन और माँ को बताया, हमने नया फ्लैट ले लिया है। इसी संडे को घर में हवन करवा रही हूँ, तुम सबको ज़रूर आना है। मधु ने देखा 2 हो चुकी है, अब मैं नए किराएदार से मिल कर के आती हूँ। नया फ्लैट भी ज़्यादा दूर न था, 100 मीटर की दूरी पर थी। मधु अपने नए फ्लैट में गई तो एक बूढ़े औरत झाड़ू लगा रही थी। वहीं बीड़ी पीते हुए एक बुजुर्ग बालकनी के पास बैठे थे। तब मधु बोली, शहर में 4000 का छोटे से छोटे कमरा है, बिजली का बिल अलग से देना होगा, गुसलखाना और रसोई घर भी है। सब मिल करके आप लोग मुझे 5000 महीने दे दीजिएगा। रुपया पहले चाहिए। तब बुढ़िया ने कहा, अभी तो हमारे पास केवल 200 रुपया ही है, लेकिन कल शाम तक आपके रुपयों का इंतजाम ज़रूर कर देंगे बेटी। ठीक है बेटी, कहने की ज़रूरत नहीं है। किराएदार हो, किराएदार ही बन कर के रहो। मधु ने थोड़ा रौब से कहा, कल शाम को आऊँगी और किराए के रुपये लेकर के जाऊँगी। लेकिन एक बात और है, रविवार के दिन हमारे घर के लोग आएंगे, तब तक के लिए यह फ्लैट खाली कर देना। तब बुढ़िया बोली, फिर हम कहाँ रहेंगे? तब मधु बोली, मैं क्या जानूँ, मैं इस फ्लैट की मालकिन हूँ, मैं जब चाहें फ्लैट खाली करवा सकती हूँ। सिर्फ रविवार की बात है, पास में पार्क है, वहीं दिन बिता लेना। इतना कह कर के मधु चली गई। वह बुढ़िया साफ सफाई करके अपने बूढ़े से बोली, तुम ऐसा करो, गांव चले जाओ, ट्रैक्टर बेच करके कुछ रुपया ले आओ। न जाने अशोक को ढूंढने में कितने दिन लगेंगे, फिर हमें इस फ्लैट का किराया भी तो देना होगा और पेट की आग बुझाने के लिए रोटी भी तो चाहिए। तब बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारे पास अशोक की फ़ोटो तो है न? इस फ़ोटो को गली सड़क बाज़ार में दिखाऊंगा तो शायद कोई न कोई तो ज़रूर बता ही देगा। अभी मैं गांव जाकर के ट्रैक्टर बेच कर के आता हूँ। अशोक ने अपना बैग खूंटी पर टांगते हुए मधु को पुकारा। तब बाथरूम से आवाज़ आई, 2 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। सौरभ पालने में झूल रहा था। उसके पीने का दूध उबालने के लिए रसोई में खड़ी होते हुए मधु बताने लगी, किराएदार आ चुके हैं, पैसे कल शाम तक देंगे। तब अशोक बोला, तुम्हें तो पहले एडवांस लेना था, फिर घुसने देती। फ्लैट में 5000 से 1 रुपया भी कम नहीं लेना है। यह दिल्ली शहर है, किसी पर भी नरमी मत जताना, वरना किराएदार फ्लैट भी हड़प सकते हैं। इतना कहकर अशोक टेलीविज़न चला करके सौरभ को लोरिया सुनाने लगा। मधु किचन में सब्जी पकाने लगी। बुजुर्ग बीड़ी फूंकता हुआ स्टेशन पर आकर के बैठ गया। 2 घंटे बाद रेल से एक आदमी उतरा और बुजुर्ग के पास पहुंचकर बोला, नमस्ते काका, आपने जो कॉल किया था और बताया था, मैंने वैसे ही किया। ट्रैक्टर बेच दिया और वह रकम इस थैले में है। मगर तुमने अपना ट्रैक्टर इतने कम दिनों में क्यों बेच दिया, समझ नहीं आया। तब बुजुर्ग कहने लगा, हरिया तू क्या जाने औलाद के बिछड़ने का दुख। खैर, मैं अपने बेटे अशोक को जल्द ही खोज लूँगा। और सुन, अगले महीने दूसरा ट्रैक्टर भी बेच करके इसी तारीख को यहाँ पर इसी जगह ज़रूर मिलना। बुजुर्ग शाम होने से पहले ही अपनी बुढ़िया के पास लौट आया तो मधु वहीं बैठी थी। बुजुर्ग ने मधु को 5000 रुपया दे दिए और कैंटीन से दाल चावल पैक करवा करके लाया था।
बुढ़िया सुबह से भूखी थी। मधु रुपये लेकर के चली गई। जाते जाते मधु ने कहा, कल रविवार है, कल फ्लैट में मत दिखना, सोमवार को ही आना, फिर जब तक मन करे रहना। मेरे रिश्तेदार आएंगे, हवन होगा, अगर वह रात को रुक जाएंगे तो मैं उन्हें मना नहीं कर सकती। वहीं बैठी थी। बुजुर्ग ने मधु को 5,000 रुपये दे दिए और कैंटीन से दाल चावल पैक करवा करके लाया था। बुढ़िया सुबह से भूखी थी। मधु रुपया लेकर के चली गई। जाते जाते मधु ने कहा, कल रविवार है, कल फ्लैट में मत दिखना, सोमवार को ही आना, फिर जब तक मन करे रहना। मेरे रिश्तेदार आएंगे, हवन होगा, अगर वह रात को रुक जाएंगे तो मैं उन्हें मना नहीं कर पाऊंगी। तभी मधु के नए फ्लैट पर काजल आ पहुंची। वाह मेरी सहेली, जब तूने कॉल करके बताया कि रविवार को तेरे इस फ्लैट में हवन होना है तो मैं बताने चली आई। मैं हवन में नहीं आ पाऊंगी। रविवार को हम दिल्ली से बाहर जा रहे हैं। घर की नौकरानी से कहा था कि हमारे फ्लैट की रखवाली करते रहना। बस हमने इतना ही कहा था कि फ्लैट के भीतर तुम्हें बंद करके बाहर से ताला लगा देंगे, चाबी हम ले जाएंगे। तो नौकरानी भड़क गई, मना कर दिया। तब मधु बोली, तुम एक काम करो, हमारे किराएदार को अपने फ्लैट में बंद करके रखो, इनका भी समय बीत जाएगा और हमारा हवन भी हो जाएगा। काजल ने बुजुर्ग बूढ़े बुढ़िया से बात की तो वह मान गए, रुकने के लिए राजी हो गए। रविवार का दिन भी आया। काजल ने उन बुजुर्ग को अपने फ्लैट के भीतर बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। इधर मधु ने सब रिश्तेदार, माँ, पिताजी, भाई बहन हवन करने के लिए बुला लिए। पूरी हलवा खाकर पीकर शाम तक सभी चले गए। अशोक ने सब रिश्तेदार से आशीर्वाद लिया और फ्लैट पर ताला लगा करके कंपनी वाले फ्लैट पर वापस मधु और सौरभ को लेकर के पहुंचा। रात के 12 बज चुके थे। दोनों बुजुर्ग फ्लैट के भीतर फर्श पर बैठे थे। बुजुर्ग ने बीड़ी निकाली तो बुढ़िया ने टोकते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है, यहाँ कैमरे लगे हैं, बीड़ी पीने से यहाँ के महंगे सोफे में छेद हो जाएंगे। बुजुर्ग ने बुढ़िया की बात सुनकर के बीड़ी बुझा दी। फिर पूछने लगा, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, शहर में जब मकान मालिक कहीं जाती है तो अपने फ्लैट की रखवाली के लिए अपने नौकर को फ्लैट में बंद करके जाते हैं। शहर में इंसान को इंसान नहीं समझा जाता। तब बुढ़िया ने कहा, तुम पागल हो गए हो, हम यहाँ अशोक की तलाश में आए हैं और तुम यहाँ राम कहानी लेकर के बैठ गए। चलो सो जाओ, सुबह तक तो ताला खुल ही जाएगा। फ्लैट के बाहर गली में एकदम सन्नाटा पसर गया। कुत्तों की भौंकने की आवाज़ें लगातार आ रही थी। दो बुजुर्ग प्राणी एक कमरे में बंद, बाहर से ताला लगा हुआ। शहर में अब मोहब्बत और प्रेम का कोई स्थान नहीं रहा। रात के 2 बज चुके थे। बुढ़िया बोली, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही। तुम्हें याद है जब अपनी पहली संतान हुई थी, ज्वार चढ़ाने के कारण हम उन्हें लेकर कहाँ कहाँ भटके हुए। डॉक्टर ने उन्हें ठीक से न देखा और उसने दम तोड़ दिया। तब तुमने मुझे बहुत तसल्ली दी थी। फिर 5 सालों तक मेरी कोई संतान नहीं हुई और हम मंदिर की चौखट पर अपना माथा टेकते रहे। शादी के 11 साल बाद जब अशोक हुआ तो डॉक्टर ने कहा, अब इसके बाद तुम्हें कोई संतान नहीं होगी। डॉक्टर ने तुम्हारे भीतर शारीरिक कमजोरी की कमी बताई थी। तब से आपने भी बीड़ी का सहारा ले लिया। अशोक तो बचपन से ही शहर जाने की जिद करता था। बड़ा होने पर उसने अपनी कमर भी कस कर पूरा कर ली। बुढ़िया की आंखें भीग गई। तब बुजुर्ग बोला, तुम रोती क्यों हो? अपना बेटा अशोक मिल जाएगा, ज़रूर मिल जाएगा। बातें करते करते दोनों फ्लैट के एक कोने में लेटे लेटे कभी यादें में खो जाते तो कभी अतीत में। शहर की ज़िंदगी और शहर के लोग मुझे कुछ अजीब लगे। अगर अशोक की तलाश न करनी होती तो मैं दिल्ली शहर कभी न आता। तब बुढ़िया बोली, मैं जानती हूँ तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। हम ताले में बंद है, अगर भूकंप आ गया तो हम यहीं दब करके मर जाएंगे। भागने का भी कोई रास्ता नहीं है। तुम भूकंप से बहुत डरते हो। गांव में तो खुले मैदान है, कच्चे मकान है। गांव में तो ग्राउंड फ्लोर पर ही रहना होता है। शहर में 10-10 मंजिल ऊंची ऊंची बिल्डिंग है। रुपये पैसे वाले की दुनिया है, लेकिन इंसानियत अभी भी बाकी है। स्टेशन पर काजल मेम साहब हमें यहाँ न लाती तो हम स्टेशन पर ही भटकते रहते।
और काजल मैम साहब की सहेली मधु के पास किराए पर कमरा न मिलवा देती। अजनबी को भला कौन किराएदार रखता है। सुबह होते ही मैं भी तुम्हारे साथ अशोक को ढूंढने चलूँगी। बातें करते करते दोनों गहरी नींद में सो गए। जब उन्हें किसी ने हिलाया तो उन्होंने आंखें खोली तो देखा काजल अपने पति के साथ खड़ी थी। घड़ी में सुबह के 9 बज चुके थे। काजल ने पूछा, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या तुम्हारी कोई संतान नहीं है? तब बुढ़िया ने बताया, 3 साल पहले मेरा बेटा दिल्ली आया था, फिर उसका कॉल आना बंद हो गया। हम इंतज़ार करते रहे, दिन बीते, महीने बीते, फिर हमने सोचा शायद अब गांव लौट आएगा, लेकिन जब उसने हमसे इंतज़ार न हो सका तो हम अपनी बेटे की खोज के लिए दिल्ली चले आए। काजल ने कहा, मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि आप लोगों का बेटा जल्द ही मिल जाए। सामने बाथरूम घर है, नहा करके तैयार हो जाओ। आपके कपड़े भी मैले हो चुके हैं, आप लोग हमारे कपड़े पहन लो, संकोच मत करना। मैं रसोई में कुछ नाश्ता बना देती हूँ, आप लोग पेट भर करके खाना खा लेना, फिर हमारे पति आपको मधु के फ्लैट में छोड़ आएंगे। तब काजल के पति मुकेश बोले, आप लोग का बेटा खो गया है, आप मुसीबत में हो, इस हालत में आप किराए पर रह कर के अपने पैसे क्यों फूंक रहे हो? हमारे यहाँ इसी फ्लैट में रहिए, हम भी आपके बेटे को खोजने में आपकी मदद कर सकते हैं। तब बुढ़िया बोली, हम तो मधु को 5,000 रुपया किराए दे चुके हैं, इसलिए 1 महीना तो हमें वहीं रहना होगा। वैसे भी ईश्वर ने चाहा तो इसी महीने हमारा बेटा मिल भी जाएगा, तो हम अपने गांव भी लौट जाएंगे। तब काजल के पति ने कहा, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, मगर मधु के फ्लैट में तो बिस्तर न होगा। मैं आपको अपनी गाड़ी में बैठा करके ले चलता हूँ और वहाँ बिस्तर का इंतज़ाम भी कर देता हूँ। हमारे पास बहुत कपड़े, चादर, कंबल, तकिया और खाने पीने की चिंता नहीं करना। सुबह शाम मेरी पत्नी काजल आपके पास खाना रोज़ दे करके आएगी। बुढ़िया और बुजुर्ग ने नहा करके काजल के दिए हुए कपड़े पहन लिए और नाश्ता के बाद काजल के पति मुकेश उन्हें गाड़ी में बैठा करके फ्लैट पर ले आया। ताला लटका हुआ था। तभी काजल का फ़ोन आया, सुनो जी, मेरे पास मधु का फ़ोन आया था, उसने बताया था इस फ्लैट की चाबी बालकनी के सामने तुलसी के गमले के नीचे रखी हुई है। काजल के पति ने चाबी निकाली, ताला खोल करके और फ्लैट में बिखरी गंदगी को देख करके कहने लगा, कल यहाँ हवन हुआ है, चारों तरफ कितनी गंदगी पड़ी है। मैं अपना नौकर भेज करके यहाँ सफाई करवा देता हूँ। अभी मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूँ, शाम को मिलता हूँ। हाँ, अपने बेटे की फ़ोटो भी दे दो, शायद रास्ते में दिखाई पड़े तो तुम्हें सूचना दे दूँगा। बुढ़िया ने थैले से एक फ़ोटो निकाल करके काजल के पति को पकड़ाते हुए कहा, यही मेरा बेटा है। काजल का पति तुरंत फ़ोटो लेकर के गाड़ी से वापस अपने घर आया और काजल को फ़ोटो दिखाते हुए बोला, यह तो मधु का घर वाला लग रहा है, क्या मैं धोखा तो नहीं खा रहा हूँ? तब काजल ने भी फ़ोटो को देखा और कहा, शक्ल तो अशोक से मिल रही है, मगर अशोक तो अनाथ थे, मुझे मधु ने बताया था, तुम गलत फ़ोटो तो नहीं ले आए? तब काजल का पति बोला, उन बुजुर्ग ने यही फ़ोटो पकड़ाई है और कहा इसका नाम अशोक है, 3 साल से गांव लौट करके नहीं आया। काजल ने तुरंत मधु को कॉल करके अपने फ्लैट पर बुलवाया। तब मधु बोली, ऐसी क्या खास बात है, तुम कॉल पर ही बता दो। तब काजल ने कहा, तुम मेरे फ्लैट में आओ। तो मधु, तुम्हें एक बात बतानी है, पहले बैठो और अपना दिल थाम लो। तुम्हारे पति अशोक ने तुमसे एक बात छिपाई है, अशोक अनाथ नहीं है। मधु ने कहा, अब मैं क्या करूं? तब काजल ने कहा, तूने एक नालायक बेटे से शादी करके खुद को बर्बाद किया है। जो माता पिता का ना हो सका वह भला तेरा क्या होगा? तू इस समय अपने सास ससुर के पास जा, उनका आशीर्वाद ले, उनकी देखभाल कर, मगर अशोक को इस बात की जानकारी नहीं होनी चाहिए कि उनके माता पिता उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ दिल्ली शहर आ चुके हैं, तुम्हारे ही घर पर किराएदार बन करके रह रहे हैं। अशोक से तो हम बाद में निपट लेंगे। उसने जिस तरह से बूढ़े बाप का दिल दुखाया है, अशोक को भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मधु बच्ची को लेकर के तुरंत अपने नए फ्लैट पर पहुंची तो दोनों बूढ़े बुढ़िया ताला लगा करके सीढ़ी से उतर रहे थे। तो मधु ने रोका, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने बताया, हम जिस काम के लिए आए हैं
उसे पूरा करने जा रहे हैं। तब मधु ने ताला खोलते हुए कहा, आप लोग इस फ्लैट में आराम करो, इतनी बड़ी दिल्ली में कहाँ कहाँ भटकोगे, हम तलाश करेंगे, आप लोग आराम कीजिए। इतना कह कर के मधु तुरंत कंपनी वाले फ्लैट में कुछ मजदूरों को साथ लेकर के पहुंची और उन मजदूरों से कहा, यह डबल बेड हमारे नए फ्लैट पर पहुंचाना है। गंदे कंबल और चादर समेत 7,000 में बात हो गई। शाम हुई तो अशोक घर आया, देखा तो डबल बेड नहीं है। मधु, अपना डबल बेड कहाँ गया? तब मधु बोली, उसमें दीमक लग गई थी, इसलिए मैंने उसे एक कबाड़ी को दे दिया। तब अशोक खाना खाने लगा। टेलीविज़न में विज्ञापन आ रहा था, कल भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच है। अशोक बोला, कल मैं दफ्तर से आने के बाद मैच देखूंगा। उस रात अशोक खा पी करके सो गया। अगले दिन अशोक घर आया तो सामने दीवार पर टेलीविज़न नहीं था। तो मधु ने बताया, दीवार से अचानक कील ढीली हो गई और टेलीविज़न नीचे फर्श पर गिर करके टूट गई। मैंने सफाई करके कूड़े वाले गाड़ी में फेंक दिया। कांच की कांच फैल गया था। सारा दिन सफाई ही करती रही। अशोक कहने लगा, मुझे मैच देखना था, अब मैं क्या करूं? रात होने पर अशोक के लिए फर्श पर बिस्तर लगा दिए गए। अशोक ने कहा, कुछ रुपये इकट्ठे करके हमें नया बेड और टेलीविज़न लेना पड़ेगा। अगले दिन अशोक दफ्तर से घर आया। घर की सारी कुर्सियां गायब थी। अशोक ने कहा, घर की कुर्सियां कहाँ हैं? इतनी घटिया कुर्सियां खरीदी थी, उनमें भी खटमल दीमक भरे पड़े थे, सब कूड़े में फेंकवा दिए। अशोक उस रात चुपचाप सो गया, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। वह मधु के पास आकर के बोला, चक्कर क्या है? 3 दिन से तुम बिस्तर अलग लगा रही हो, सौरभ को सारा दिन संभालना होता है, घर का काम करना होता है, रात को ही थोड़ा आराम मिलता है। मुझे नींद आ रही थी, तुम भी सो जाओ। बढ़ती हुई जनसंख्या के दौर में अपना एक बेटा ही काफ़ी है। अशोक दफ्तर का भी नींद आ गई। सुबह अशोक की आंख खुली तो मधु किचन में खाना बना रही थी। अशोक दबे पांव पीछे से आकर के मधु की कमर पकड़ते हुए बोला, आज मेरा मूड बना दो। तभी अशोक ने नज़र रोटी पर पड़ी। मधु, हम तो घर में केवल 2 लोग ही हैं, सौरभ तो दूध पीता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि तुम 4 लोगों का खाना बना रही हो। तब मधु बोली, मैंने डॉक्टर से अपनी भूख बढ़ाने की दवा ली है, तुझे कोई इतराज़ तो? अशोक बोला, ठीक है, तुम दिन भर खाती रहो, मुझे क्या, मगर आज सब्जी में क्या बना रही हो? तब मधु बोली, तुम नहा करके आओ, तब तक मैं बैगन की सब्जी तैयार कर रही हूँ। मंडी में मुझे बैगन ही मिले तो खरीद लाई। अशोक बोला, तुम जानती हो मैं बैगन नहीं खाता, फिर भी बैगन बना डाली। तो मधु मुस्कुराते हुए बोली, अब तो बन गए, आज यही सब्जी दफ्तर में भी ले जाना। अशोक के दफ्तर जाने के बाद मधु ने तुरंत मटर पनीर की सब्जी बनाई। रोटी में देसी घी लगा करके एक टिफिन में बांध करके रोज़ की तरह सौरभ को गोद में लिए अपने नए फ्लैट पर चली पड़ी। फ्लैट में सामने की दीवार पर टेलीविज़न चल रहा था। डबल बेड पर दोनों बुजुर्ग बैठे हुए थे। मधु ने सौरभ को बेड पर बिठा दिया और उनके पैर छूने लगी तो बुढ़िया बोली, 3 दिन से तुमने हमारे पैर छू रही हो और हमारे लिए रोज़ सुबह शाम खाना भी ले आती हो, आखिर हमारी इतने सेवा क्यों कर रही हो? हम तो तुम्हारे किराएदार हैं। तब मधु बोली, जब से आप लोग हमारे घर आए हो, सौरभ के पापा की सरकारी जॉब लग गई, अब तो हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, इसलिए अब मैं आप लोगों के किराया भी नहीं मांगूंगी। कल हम लोग पिकनिक पर चलेंगे, आज भी कोई नई जगह घूमने चलेंगे, दिल्ली का कोना कोना मैं आप लोगों को घुमा दूंगी। घर में अकेली रहती थी, बोर हो जाती थी, अब आप लोगों का साथ रहेगा तो मेरा समय कट जाएगा। और हाँ, आपका बेटा भी मिल जाएगा, लेकिन वह अभी हिंदुस्तान में नहीं है, अमेरिका गया है, 1 महीने बाद ही लौटेगा। जब तक आप लोग यहाँ आराम से रहिए। इतने में काजल भी आ गई। नमस्ते माँ जी, नमस्ते बाबूजी। आज ही मेरी अशोक से बात हुई थी, अमेरिका से 1 महीने बाद ही लौट रहा है। काजल ने मधु को इशारे में आंख मारी तो मधु समझ गई। अब आगे का क्या प्लान है? काजल बोली, मेरे बच्चे बड़े हैं, स्कूल सुबह ही चले जाते हैं, दोपहर तक आते हैं, इसलिए मैं दोपहर के 1 बजे तक ही यहाँ रह पाऊँगी, लेकिन मैं आती रहूँगी। काजल ने मधु को समझा दिया, आज शाम तुम्हें अशोक के साथ क्या करना है
ठीक है, यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। शाम होने पर अशोक अपने कंपनी के बने फ्लैट पर आया तो ताला लगा हुआ था। तभी अशोक का मोबाइल बजा। मधु ने बताया, आज मैं अपने मायके में हूँ, अर्जेंट आना पड़ा, कल सुबह तक आ जाऊँगी। धक्का दोगे तो दरवाज़ा खुल जाएगा और मुझे डिस्टर्ब मत करना। हमारे यहाँ पड़ोस में कोई मर गया है, चीख पुकार मची हुई है। अलमारी से तुम्हारे 45,000 रुपये मैं लेकर के आई हूँ, अभी फ़ोन रखती हूँ। अशोक फ्लैट में अपने दफ्तर के कपड़े उतारकर बाथरूम में चला गया तो नहाने का साबुन नहीं मिला। फिर अशोक ने बिना साबुन के ही नहा लिया। फ्रिज खोला तो दूध भी नहीं था। फिर वह चाय बना ले। रसोई घर में बैगन की सब्जी रखी थी जो शाम तक महक चुकी थी। नाक सिकुड़ करके अशोक को याद आया, जब वह छोटा था तब अपनी मम्मी पर चीखता था, माँ तुमने बैगन की सब्जी फिर बना दी, मेरे लिए कोई नई सब्जी बनाओ। मेरे जीत के आगे माँ पिताजी मेरे लिए नई सब्जी फिर बनाने बैठ जाती थी। समझ में नहीं आ रहा था मैंने मधु के साथ शादी करके ठीक किया या गलत। एक एक पैसा इकट्ठा करके टेलीविज़न खरीदा था, उसने टेलीविज़न तोड़ दिया। पलंग और कुर्सियाँ भी कूड़े में फेंकवा दी। कुछ दिन से उसका मूड ठीक नहीं है, मगर बात तो अच्छे से करती है, अच्छे परिवार की है। अब तो बैगन ही खाने पड़ेंगे। माँ जी लो पकड़ो खाओ, हरी चटनी के साथ अभी ऑर्डर करके मंगवाए हैं। आज मेरे पति दफ्तर से घर नहीं आएंगे, उनकी ज़रूरी मीटिंग है। मैं वहाँ अकेली फ्लैट में कैसे सकती हूँ, मुझे डर लगता है, इसलिए आज रात मैं यहीं सौरभ को लेकर के सो जाऊँगी। हम तो किराएदार हैं और तुम इस घर की मालकिन हो। देखो आप लोग खुद को किराएदार कहते हो तो मुझे बुरा लगता है। तभी दरवाजे की बेल बजी तो कुछ लोग एक नया फ्रिज लेकर के आते दिखे। दरवाज़ा खुला ही था। नमस्ते मैम साहब, आपने फ्रिज का ऑर्डर दिया था, पता इसी फ्लैट का लिखा था। फ्रिज कहाँ रखना है? मधु ने किचन के पास इशारा करते हुए उन मजदूरों से कहा। वह फ्रिज चालू करके चले गए। मधु ने सौरभ के दादा दादी को बताया, गर्मी के दिन है, ठंडा पानी और फल सब्जी रखने के लिए फ्रिज उपयोगी वस्तु है। मधु ने मोबाइल से ऑर्डर पर फल, बोतल और सब्जियां मंगवाई। मधु घर के कामों में जुट गई, साफ सफाई और किचन तैयार किया। बाजार के 3-4 चक्कर लगा करके नमक, तेल, चीनी, मसाले, ज़रूरत की सभी चीज़ें खरीद करके लाई। रात 10 बज चुके। मधु सौरभ के दादा दादी को बाहर मार्केट में घूमने ले गई। वहाँ उनकी शॉपिंग में कपड़े दिलवाए। तब बुढ़िया बोली, हम तो समझते थे शहर के लोग बहुत बुरे होते हैं, मगर तुम तो हमारी सेवा ऐसे कर रही हो जैसे हम तुम्हारे माँ बाप हैं। उनकी बातें सुनकर के मधु की आंखों से पानी का एक बूंद टपक पड़ी। चाहकर भी वह रोक न सकी। आप लोग मेरे सास ससुर हैं और सौरभ आपका पोता और मैं अभागिन आपकी बहू। मगर काजल ने अभी कुछ भी बताने से मना किया है। काजल के पति वकील है, वह लोगों को न्याय दिलाते हैं, इन बूढ़े लोगों को भी न्याय दिलवा कर ही रहेंगे। क्या सोच रही हो बेटी? बुढ़िया ने आइसक्रीम खाते हुए कहा। कुछ नहीं, चलो आज आपको चाउमीन और मोमोज खिलाती हूँ। दिल्ली वाले इन चीज़ों को बड़े शौक से खाते हैं। वह देखो सड़क किनारे कितनी छोटी बड़ी दुकानें पर भीड़ लगी है। ग्राहक कैसे अपना अपना पसंद का खाना पीना खा रहे हैं। चाउमीन, मोमोज खाने के बाद मधु उन्हें लेकर के फ्लैट लौट करके आई। सामने टेलीविज़न चला दिया और सौरभ अब तक सो चुका था। सौरभ के दादा दादी मधु से बोले, हमें अपने बेटे की चिंता हो रही है, एक बार उससे बात हो जाती तो दिल को तसल्ली मिल जाती। तब मधु ने कहा, आप लोग चिंता मत कीजिए, 1 महीने की ही तो बात है, मुझ पर विश्वास रखिए। विश्वास तो है बेटी, मगर रात हो गई, आराम कीजिए। मधु थोड़ा सा मुस्कुराई। इधर फ्लैट में अशोक रात को करवटें बदल करके बेचैन हो गया था। बैगन की सब्जी खाने के बाद पेट में दर्द भी होने लगा था और आज नहाने के लिए साबुन भी नहीं मिला तो जिस्म से बुरी तरह से बदबू आ रही थी। अलमारी में मधु ने 1 रुपया भी नहीं छोड़ा था, वरना होटल को खाना खा लेता। लेटे लेटे अशोक को नींद नहीं आ रही थी। अशोक ने मधु के मायके में कॉल करके पूछा तो उन्होंने बताया, मधु तो यहाँ पर नहीं है। अशोक को महसूस होने लगा, शायद मधु मुझे धोखा दे रही है। लगता है मधु की ज़िंदगी में कोई और आ चुका है। अब मैं मधु के साथ एक दिन में नहीं रहूँगा। शहर चला
आया था कि अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिताऊंगा, मगर मुझे एक धोखेबाज पत्नी मिली। क्या नहीं दिया मैंने इसे, गहने, कपड़े, फ्लैट। मधु को तलाक देने के बाद मैं अपने गांव वापस लौट जाऊंगा। मेरे बूढ़े माँ बाप न जाने किस हाल में होंगे। किसी ने सच्चे कहा है कि जिस बच्चे ने अपने माता पिता की सेवा नहीं की वह कभी मनुष्य हो ही नहीं सकता। मुझसे बहुत ही गलती हुई है। अगले दिन सुबह अशोक तुरंत कोर्ट पहुंचा और तलाक के कागज एक वकील से बनवा लिए। दोपहर को अशोक घर आया तो मधु किचन में ही दूध उबाल रही थी। अशोक ने पेपर मधु को दिखाते हुए कहा, कल रात तुम कहाँ थी? मैं तो मायके गई थी। मैंने मायके फ़ोन लगाया था मगर तुम वहाँ पर नहीं थी। तुम जैसी घटिया पत्नी के साथ मैं एक दिन भी नहीं रहना चाहता हूँ। मधु ने कागज़ पर साइन कर दिया। अशोक कागज़ लेकर के कोर्ट में जमा करने के लिए चल पड़ा। अशोक के जाने के बाद मधु ने सारी बात अपनी सहेली काजल को कॉल करके बताई। तब काजल ने कहा, मुझे लगता है अब अशोक के दिल में अपने माता पिता के प्रति प्रेम जाग उठा है। वह अपने गांव अवश्य जाएगा अपने बूढ़े माता पिता से मिलने के लिए। मैं अशोक को कोर्ट जाने से पहले ही उसे रास्ते में रोकती हूँ। काजल अपने पति मुकेश के साथ गाड़ी में बैठ कर के कोर्ट की तरफ चल पड़ी। कोर्ट के बाहर ही अशोक खड़ा मिल गया। अशोक ने बताया, अब मैं अपनी पत्नी मधु के साथ नहीं रह सकता। उसने तलाक के पेपर पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। मैं यह कागज़ कोर्ट में जमा करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। तब काजल और मुकेश जोर जोर से हंसने लगे। फिर दोनों एक साथ कहने लगे, मधु बहुत बुरी लड़की है, उसे तलाक जरूर देना चाहिए मगर अभी नहीं। तुम हमारे साथ चलो अपने नए फ्लैट पर और एक बार अपने किराएदार से मिल लो, फिर फैसला लेना मधु से तलाक लेना है या नहीं। अशोक कुछ समझ नहीं पा रहा था। बातों को लेकर के काजल की जिद के आगे अशोक गाड़ी में बैठ गया। मुकेश गाड़ी चला करके अशोक के नए फ्लैट पर वापस ले आया। अशोक जब अपने नए फ्लैट के भीतर पहुंचा तो वहीं डबल बेड, वहीं पुराना टेलीविज़न। अशोक ने जब देखा कि उसके बूढ़े माता पिता पलंग पर बैठ कर के आराम से टेलीविज़न देख रहे हैं, तब काजल ने कहा, अपने नए किराएदार से मिल लीजिए। मधु भी सौरभ को लिए वहीं पर बैठी थी। अशोक के माता पिता के सामने थाली में मटर पनीर की सब्जी, खीरे, ककड़ी की सलाद और देसी घी की रोटियां रखी हुई थी। सौरभ अपनी दादी की गोद में खेल रहा था। अशोक ने 3 साल के बाद जब अपने माता पिता को देखा तो उसके आँख से आंसू टपकने लगे और अपने आंसू को रोक नहीं पाया। सौरभ की दादी ने जब अशोक को देखा तो कहा, अरे तू अमेरिका से आ गया, तुझे तो 1 महीने बाद आना था। तब काजल ने सब कुछ समझा दिया अशोक को कि तुम्हें सही राह पर लाने के लिए हम तुम्हारे साथ नाटक कर रहे थे। बुढ़िया को जब पता चला इस बात की कि घर की मालकिन ही हमारी बहू है और सौरभ हमारा पोता है, मैं सौरभ की दादी हूँ। सौरभ की दादी ने अशोक को बताया, कल बहू हमारे ही साथ रात को यहीं रुकी थी। सुबह शाम का खाना बना करके रोज़ दिन भर यहीं रहती थी। अशोक ने मधु से क्षमा मांगी और तलाक के पेपर फाड़ दिए। अशोक बहुत शर्मिंदा था। उसने अपने माँ बाप के पैर छुए और बोला, अम्मा, बाबूजी, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आप लोगों को दिल दुखाया है। बूढ़े माँ बाप ने पुरानी बात भूल करके बेटे को गले लगा लिया और बहू को भी आशीर्वाद दिया। धन्यवाद।